नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे हीरे की जिसका नाम ही काफी है, कोहिनूर। इतिहास, ताकत, रहस्य, विवाद, सब कुछ जुड़ा है इससे। बिल्कुल। हमारे पास कई सारे ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, कुछ शोध हैं, कहानियां भी हैं, और इनके जरिए हम कोशिश करेंगे कि इस बेशकीमती पत्थर का जो लंबा और सच कहूं तो काफी उलझा हुआ सफर रहा है बिल्कुल उलझा हुआ। उसे समझें। मतलब कहाँ से शुरू हुआ और आज कहाँ खड़ा है। तो चलिए सीधे कहानी में ही चलते हैं। ये सफर ये शुरू कहाँ से होता है? देखिए, कहानी शुरू होती है आज के आंध्र प्रदेश में। गोलकोंडा इलाका है वहाँ। अच्छा। लगभग 1306 के आसपास की बात है ये। कृष्णा नदी के पास का वो इलाका। उस वक्त दुनिया में हीरे का अकेला ज्ञात स्रोत था। अकेला? बिल्कुल। सच में? हाँ, उस समय वहीं से हीरे मिलते थे। तो वहीं नदी की तलछट से, मतलब जो प्लेसर माइनिंग होती है, उससे ये हीरा मिला। और शुरुआत में इसका वजन अंदाजा लगाइए, 793 कैरेट। 793 कैरेट यानी लगभग 158 ग्राम। जी हाँ, और एकदम साफ, मतलब आज की भाषा में कहें तो डी ग्रेड क्लैरिटी, बहुत ही उम्दा। और इसके पहले मालिक कौन थे? मतलब सबसे पहले किसके पास था ये? जो पहले ज्ञात मालिक हैं वो थे काकतीय राजवंश। काकतीय? हाँ, और वैज्ञानिक तौर पे भी देखें ना तो ये टाइप 2A हीरा है। ये बहुत ही शुद्ध, मतलब रासायनिक तौर पे बहुत शुद्ध और दुर्लभ किस्म होती है हीरे की। अच्छा। और सारे भूवैज्ञानिक सबूत भी इसे गोलकोंडा की कोल्लूर खदानों से ही जोड़ते हैं। और यहीं से वो मशहूर श्राप वाली कहानी भी जुड़ जाती है ना? बिल्कुल बिल्कुल। कहा जाता है, मतलब ये किंवदंती है कि काकतीय राजाओं ने इसे वरंगल में देवी भद्रकाली की मूर्ति की बाईं आंख में लगवा दिया था। देवी की आंख में? हाँ, और तभी से ये बात फैली या फैलाई गई कि ये हीरा पुरुष शासकों के लिए ठीक नहीं है, मतलब मनूस है। इसे सिर्फ भगवान या फिर महिलाएं ही बिना किसी नुकसान के पहन सकती हैं। लेकिन क्या इसका कोई जिक्र हमारे ग्रंथों में है? नहीं, दिलचस्प बात यही है, किसी हिंदू ग्रंथ में इसका सीधा जिक्र तो नहीं मिलता। हाँ, श्यामंतक मणि की कथा से इसे कई बार जोड़ा गया है। अच्छा। पर बाद में, खासकर ब्रिटिश दौर में, और फिर भारतीय फ्रांसीसी लेखकों ने भी इस कहानी को इतना लिखा, इतना दोहराया कि ये लगभग सच जैसी लगने लगी। और इतिहास को देखे तो कुछ कुछ ऐसा लगता भी है। क्यों? Correct. काकतियों के बाद क्या हुआ इस हीरे का? हाँ, इतिहास थोड़ा साथ देता दिखता है इस कहानी का। काकतियों की हार हुई अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर के हाथों, तो हीरा पहुंच गया दिल्ली सल्तनत। दिल्ली? जी, लेकिन खिलजी वंश भी ज्यादा टिका नहीं, उनका भी पतन हुआ। फिर तुगलक और दूसरी सल्तनतों से गुजरता हुआ ये हीरा आखिरकार पहुंचा मुगलों के पास, बाबर के पास। उन्होंने इसे बाबर डायमंड कहा था शायद। बिल्कुल सही, बाबर डायमंड कहा। और इसकी कीमत के बारे में बाबर ने लिखा था कि ये इतनी है कि पूरी दुनिया को एक दिन का खाना खिलाया जा सके। वाह! तो मुगलों के पास ये काफी समय तक रहा होगा। हाँ, बाबर से हुमायूं के पास आया, लेकिन फिर एक मोड़ आया जब शेरशाह सूरी से हारकर हुमायूं को भागना पड़ा, तो उसने पारस यानी ईरान के शाह तहमास्प के पास पनाह ली। अच्छा, ईरान चला गया हीरा। हाँ, हुमायूं ने तोहफे में शाह तहमास्प को दे दिया, पर ये ज्यादा दिन भारत से दूर नहीं रहा। शाह तहमास्प ने इसे अहमदनगर के निजाम शाह को दे दिया, और फिर कई हाथों से होता हुआ घूम फिर कर ये लगभग 1656 में शाहजहां के पास वापस आ गया। शाहजहां? ताजमहल वाले? उन्होंने क्या किया सीरे का? हाँ, वही। शाहजहां ने सोचा इसे तराशा जाए। उन्होंने वेनिस के एक जौहरी थे, हॉर्टेंसियो बोर्जियो, उन्हें ये काम सौंपा। लेकिन नतीजा बहुत खराब निकला। खराब कैसे? बोर्जियो ने हीरे को काटते काटते 793 कैरेट से घटाकर सिर्फ 280 कैरेट का कर दिया। क्या इतना ज्यादा वजन कम हो गया? जी। कहते हैं शाहजहां इतने ज्यादा नाराज हुए कि बोर्जियो की जान बख्श दी, यही बड़ी बात थी। खैर, बाद में इस हीरे को जड़ दिया गया मशहूर मयूर सिंहासन में, तख्ते ताउस में। तख्ते ताउस में, हाँ। और एक और मजेदार बात, कहते हैं औरंगजेब ने सिंहासन का इस्तेमाल नहीं किया। अब क्या पता, शायद इसीलिए उसका शासनकाल इतना लंबा चला। हाँ, ये सोचने वाली बात है। तो फिर इसे कोहिनूर नाम कैसे मिला? ये नाम तो बहुत बात का लगता है। बिल्कुल, ये नाम मिला मोहम्मद शाह रंगीला के दौर में। हुआ ये कि 1738 में फारस के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला कर दिया। नादिर शाह का हमला? हाँ, और उसने तख्ते ताउस समेत सब कुछ लूट लिया। अब एक कहानी ये है कि रंगीला ने हीरा अपनी पगड़ी में छिपा रखा था। पगड़ी में? जी। नादिर शाह को किसी तरह पता चल गया। उसने दोस्ती की रस्म का बहाना करके रंगीला से पगड़ी बदल ली।
जैसे ही पगड़ी बदली और शायद वो गिरी या खोली, हीरा जमीन पर गिरा और उसकी चमक देखकर नादिर शाह के मुंह से बेसाख्ता निकला, कोहे-नूर। कोहे-नूर यानी रोशनी का पहाड़। बिल्कुल। और ये नाम पहली बार हमें आलम आरई नादरी नाम की एक फारसी किताब में लिखा हुआ मिलता है। ये पहला प्रमाणिक उल्लेख है इस नाम का। तो नादिर शाह इसे ले गया फारस? हाँ, वो इसे फारस ले गया। लेकिन नादिर शाह की भी कुछ साल बाद हत्या हो गई। अच्छा। हाँ, फिर उसका एक सेनापति था अहमद शाह अब्दाली, जिसे बाद में दुर्रानी कहा गया। वो इस हीरे को लेकर अफगानिस्तान चला गया और वहां दुर्रानी साम्राज्य की नींव रखी। तो हीरा पहुंच गया अफगानिस्तान। जी, फिर ये हीरा उसके वंशजों के पास रहा। उनमें से एक थे शाह शुजा दुर्रानी। और शाह शुजा से ये महाराजा रंजीत सिंह तक कैसे आया, ये कहानी भी बड़ी मशहूर है। हाँ है। शाह शुजा की हालत कुछ ठीक नहीं थी, वो मुश्किल में थे। उन्होंने लाहौर में सिख साम्राज्य के महाराजा रंजीत सिंह से मदद मांगी। अच्छा। और मदद के बदले में कोहिनूर देने का वादा किया। कहते हैं कि शाह शुजा की बेगम थी वफा बेगम। उन्होंने कहा था कि इस हीरे की कीमत का तो अंदाजा ही लगाना नामुमकिन है, पत्थर मार के भी इसकी कीमत कोई नहीं बता सकता। बाप रे। खैर, करीब 1813 के आसपास ये हीरा महाराजा रंजीत सिंह को मिल गया। वो इसे अक्सर अपनी बाहों पर पहनते थे, बाजूबंद में। हाँ, तस्वीरें देखी हैं। और उन्होंने इसे पुरी के जगन्नाथ मंदिर को दान करने की इच्छा भी जताई थी अपनी वसीयत में। लेकिन वो हो नहीं पाया है। नहीं, 1839 में उनकी मौत हो गई। अच्छा। और उनके बाद सिख साम्राज्य में अस्थिरता आ गई। अच्छा। उनके जो उत्तराधिकारी थे, खड़क सिंह, फिर नौनिहाल सिंह, शेर सिंह, उन सब की मौतें बड़ी रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई। ओहो। तो फिर से वो श्राप वाली कहानियों को बल मिल गया और इसी कमजोरी का फायदा उठाया अंग्रेजों ने। और फिर हुई लाहौर की संधि। बिल्कुल, 1849 में दूसरा एंग्लो सिख युद्ध हारने के बाद अंग्रेजों ने लाहौर संधि के तहत पंजाब पर कब्जा कर लिया। और उस समय महाराजा दलीप सिंह सिर्फ, आप सोचिए, सिर्फ 7 साल के थे। 7 साल के बच्चे से संधि? हाँ, उनसे इस संधि पर दस्तखत करवाए गए, जिसके एक क्लॉज के तहत कोहिनूर आधिकारिक तौर पर महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया। अब ये सौंपना था या कुछ और, ये आज भी विवाद का बहुत बड़ा कारण है। इंग्लैंड पहुंचने पे क्या हुआ? कहते हैं वहां भी कुछ अजीब घटनाएं हुई इसके पहुंचने पर। हाँ, इसका इंग्लैंड का सफर भी आसान नहीं था। कहते हैं जिस जहाज से इसे ले जाया जा रहा था, HMS मीडिया, उस पर हैजा फैल गया था। रास्ते में तूफान भी आया। अच्छा। और इंग्लैंड पहुंचने के कुछ ही समय बाद वहां के प्रधानमंत्री थे सर रॉबर्ट पील। उनकी घोड़े से गिरकर मौत हो गई। फिर महारानी विक्टोरिया पर भी एक हमला हुआ। तो इन सब घटनाओं ने अशुभ होने की बातों को और हवा दी। और महारानी विक्टोरिया ने इसे फिर से कटवाया। हाँ, उन्हें हीरे का भारतीय कट, जो मुगल कट था, वो पसंद नहीं आया। तो इसे फिर से तराशा गया, डेविड ब्रूस्टर नाम के एक वैज्ञानिक की देखरेख में। इस बार वजन घटकर सिर्फ 105.6 कैरेट रह गया। अरे, 793 से 280 और फिर 105.6। जी, काफी वजन कम हो गया। फिर 1861 में जब महारानी के पति प्रिंस एल्बर्ट की मौत हुई, तो श्राप की कहानी और पक्की हो गई। तब इसे शाही काज में जड़ दिया गया, लेकिन इस शर्त के साथ कि इसे सिर्फ रानी या राजा की पत्नी ही पहनेंगी। अच्छा, इसलिए सिर्फ रानियों के ताज में ही दिखता है ये। और आज तो इस पे कई दावे हैं। हाँ, बहुत दावे हैं। भारत ने तो 1947 में आज़ादी के बाद से ही इसे वापस लाने की मांग उठाई है कई बार। हाँ, मैंने पढ़ा था, कुलदीप नैयर और सांसदों ने भी याचिका दी थी। जी, 1998 में। फिर 2016 में सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर हुई थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान का कहना है कि लाहौर उनकी विरासत है, संधि लाहौर में हुई तो हीरा उनका हुआ। और अफगानिस्तान का तालिबान भी वो दुर्रानी साम्राज्य का हवाला देकर इस पर दावा करता है। और तो मर ईरान भी पीछे नहीं है, क्योंकि नादिर शाह इसे ले गया था। इतनी सारे दावेदार। ब्रिटेन का क्या कहना है इस पर? ब्रिटेन का पक्ष ये है कि उन्हें लाहौर संधि से कानूनी हक मिला है। ये 150 सालों से ज्यादा वक्त से उनके शाही ताज का हिस्सा है। और इतने सारे दावेदार हैं, तो किसे लौटाएं ये भी साफ नहीं है। वो ये भी कहते हैं कि अगर इसे लौटाया तो म्यूजियम खाली करने की मांगे उठेंगी। इसमें कानूनी पेच क्या है? मतलब क्या भारत इसे वापस नहीं ला सकता? देखिए, सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि भारत का जो पुरावशेष और बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम है 1972 का, और यूनेस्को की जो 1970 की संधि है अवैध सांस्कृतिक संपत्ति के हस्तांतरण पर रोक लगाने वाली, ये दोनों पूर्वव्यापी लागू नहीं होते। मतलब ये कानून बनने से पहले जो घटनाएं हुई हैं, जैसे कोहिनूर का जाना, उन पर ये लागू नहीं होते। अच्छा। भारत का तर्क है कि लाहौर संधि दबाव में करवाई गई थी
महाराजा दलीप सिंह उस वक्त नाबालिग थे, उन्हें समझ ही नहीं थी। और ये भारत की सांस्कृतिक धरोहर है, इसकी उत्पत्ति भारत में हुई। लेकिन भारत की सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है कि वो किसी विदेशी सरकार को हीरा लौटाने का आदेश नहीं दे सकती। ये कूटनीतिक मामला है। तो मामला फंसा हुआ है। और वो श्राप वाली कहानी, क्या वो आज भी जिंदा है? आपको हैरानी होगी, पर हाँ, हाल ही में जब किंग चार्ल्स को कैंसर होने का पता चला तो ब्रिटेन में और सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने उसे भी कोहिनूर से जोड़ दिया। सच में? हाँ, ये दिखाता है कि सिरे से जुड़ी जो कहानियां हैं, जो मान्यताएं हैं, उनमें आज भी कितना दम है। लोग आज भी उन पर यकीन करते हैं। वाकई, क्या अविश्वसनीय, क्या लंबा सफर रहा है इस हीरे का। गोलकुंडा की नदी से निकलकर काकतीय, खिलजी, मुगल, फारसी, अफगानी, सिख शासकों के हाथों से गुजरते हुए ब्रिटिश ताज तक। बिल्कुल, ये सिर्फ एक पत्थर की कहानी नहीं है। ये कहानी है ताकत की, जंग की, लूट की, कूटनीति की, और हाँ, उस एक कथित श्राप की जो इसके साथ साये की तरह चलता रहा है सदियों से। तो आज की ये जो हमने पूरी कहानी सुनी, इसके बाद श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात क्या रह जाती है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या किसी कलाकृति या किसी रत्न का जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व होता है, क्या वो उसके कानूनी मालिकाना हक पर भारी पड़ना चाहिए? खासकर तब जब वो मालिकाना हक औपनिवेशिक दौर की संधियां से जुड़ा हो, जो शायद बराबरी की शर्तों पर नहीं हुई थी। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी कोहिनूर के भविष्य पर और ऐसी कई दूसरी चीजों के भविष्य पर मंडरा रहा है।